हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर. यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड विद दिस मोटो we are doing our practice with the confidence to attempt our exam. In my all previous videos, I focused on preparation about the class 12th economics paper, which has been successfully done by the students, and the videos helped them a lot. Around 30 to 32 marks out of 40. Out of 40, 30 to 32 marks have been covered from the economics video available in my channel. So now, moving on in the same series, we are going to start our new sessions topic from Indian Economy Development. So आज से हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं, हम लोग इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक फ्रॉम क्लास 12 सिलेबस, तो उस बुक का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और उस फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन बाय वन वी विल कवर देम. Best part is what about the videos? You don't have to go anywhere after that. The best explanation आपको समझना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ रहा है यहाँ पर, आप समझिए. उसके बाद नोट्स भी यहीं पे अवेलेबल है. दोज आर फुल प्रूफ नोट्स जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे गए ताकि आप लोग आंसर समझ लो. समझने के साथ में आपका आंसर जो है वो आपके पास रिटन फॉर्म में भी हो. तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द रिटन नोट्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सब पिक्चर्स एडेड होते हैं. आप पूरी वीडियो को ध्यान से समझिए, अपना टॉपिक प्रिपेयर करिए और लास्ट में पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी ले लीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट फर्स्ट बुक एंड द फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए, तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी कैसी थी, कैसा कंडीशन था. तो व्हाट वाज द फीचर्स, क्या फीचर्स थे, उनको वन बाय हम पढ़ते हैं. फीचर्स को डिफरेंट हेड्स में तोड़ते हुए रीजनेबली हम उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल डेटा से अपनी बात को सपोर्ट करेंगे. आप इन नोट्स को पढ़ते समय, बात को समझते समय बड़े प्यार से, तसल्ली से समझना कि किस तरीके से हमें एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है प्रॉपर नोट्स बनाकर. लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट इन दिस बुक. अंडरस्टैंडिंग प्लस लैंग्वेज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अंडरस्टैंडिंग 50% अच्छे से समझो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात भी आएगी और उसके साथ में आप उसकी लैंग्वेज पे ध्यान दो. तो फर्स्ट फीचर इज स्टेगनेंट इकोनॉमी. अब सबसे पहली बात उठती है कि एग्जामिनर पेपर में पूछता है कि भाई व्हाट इज स्टैग्नेंट. इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी आप कह रहे हो, बट इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, तो स्टैग्नेंट होती कौन सी इकोनॉमी. तो हमने पहली लाइन में लिखा एन इकोनॉमी इज कॉल्ड स्टैग्नेंट व्हेन देयर इज नो ग्रोथ और अ वेरी लिटिल ग्रोथ. जब इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं होता या बहुत ही लिटिल ग्रोथ होता है, ऐसी इकोनॉमीज को स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहा जाता है. अब इंडियन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी क्यों थी, स्टैग्नेंट क्यों थी? Because growth rate was such low that only 2% growth, only the 2% growth rate was achieved there, and the per capital income was very low. अगर हम per capital income की बात करें, मतलब per capital एक पर्सन की इनकम कितनी थी, वो भी बड़ी लो थी. British government never taken interest in estimation of national income and per capital income. हम अगर बात करें कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी इस बात में इंटरेस्टेड थे कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटल इनकम था? नो, दे वर नेवर इंटरेस्टेड बिकॉज दे वर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू एक्सप्लॉइट अवर कंट्री. हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट करना उनका फोकस था. तो ये एस्टिमेशन कहां से आए? तो दीज एस्टिमेशंस वर एक्चुअली डन बाय फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम. उस टाइम के कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर, कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स, पॉलिटिशियंस, उनमें से दादा भाई नौरंजी, विलियम डिग्बे, फ्रिंडले सरस, VKRV राव, NRC देसाई, इन लोगों ने एस्टिमेशन करा फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम का. और तब जाके पता चला कि अवर इनकम, नेशनल इनकम एज वेल एज पर कैपिटल इनकम वाज वेरी लो. सो पहला पार्ट हमने पढ़ा, द फीचर वाज स्टेगनेंट इकोनॉमी. कैसी होती है स्टेगनेंट इकोनॉमी? देयर इज नो ग्रोथ और अ वेरी लिटिल ग्रोथ. इंडिया की ग्रोथ बहुत कम थी, अराउंड 2%. यस. नेक्स्ट फीचर
इज बैकवर्ड इकोनॉमी। अब फिर से वही बात आती है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड इकोनॉमी? होती क्या है बैकवर्ड इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज कॉल्ड बैकवर्ड व्हेन पर कैपिटल इनकम इज वेरी लो। पहली लाइन में ही आपने एग्जामिनर को ये क्लियर कर देना है कि यस आई हैव डन प्रैक्टिस वेल, मैंने अच्छे से सीख के आया हूं क्या कि पर कैपिटल इनकम बहुत लो होती है और उन इकोनॉमीज को हम कहते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडिया इज सेड टू बी बैकवर्ड इन 1947-48 पर कैपिटल इनकम वॉज 230। तो हम अपने आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं किससे? स्मॉल न्यूमेरिकल फिगर से, बिकॉज सपोर्टिंग योर आंसर विद द न्यूमेरिकल फिगर इज द सोल ऑफ योर आंसर। आंसर की जरूरत है। पीपल वर सफरिंग फ्रॉम वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत दूर दूर तक पूरी इंडिया में पॉवर्टी फैली हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था। क्यों? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट होने का सबसे बड़ा रीजन कि हमारे यहां जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था। माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फूड, शेल्टर, क्लोथ, रोटी, कपड़ा, मकान, सब माइजरेबल कंडीशन था। लोगों के पास 2 स्क्वायर मील एट अ टाइम, एक दिन में 2 वक्त की रोटी खाने का भी टाइम सोर्स नहीं थे, मतलब कि 2 स्क्वायर मील अ डे, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। तो हाउ मेजरेबल, एंड दैट्स व्हाई वी से इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। तो यहां पे हमने इस पोर्शन में 2 फीचर्स अच्छे से पढ़े, दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट फीचर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस विद कपूर सर। So the next feature of Indian economy at the time of independence, students, is dominance of agriculture. Means हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो प्राइम सोर्स, सबसे प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, जीने का सबसे मेन जो सोर्स था वो था एग्रीकल्चर। मीन्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इस बात को हम लोग एज अ फीचर अगर बता रहे हैं तो वी हैव टू रिवर्ट, वी हैव टू से कि हाउ मेनी पीपल वर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। तो वी आर सेइंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वॉज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। भाई नियरली 72% पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हम बता रहे हैं कि 72%, 72% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट द डेस्टिट्यूशन, अनफॉर्चुनेट थिंग, सबसे बेकार बात यह थी कि 72% एंगेज तो थे मगर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे? 50%। हाउ बैड इट इज, मतलब कि कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर वाज नॉट गुड। हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन बढ़िया नहीं थी। क्यों नहीं थी? हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वहां रीजंस पता चलेंगे। दिस फिगर शोज दैट इंडियन एग्रीकल्चर वाज मोस्ट बैकवर्ड सेक्टर। हम बता रहे हैं कि ये इंडियन एग्रीकल्चर सबसे बैकवर्ड सेक्टर था, जबकि 72% पीपल वर वर्किंग देयर, 50% देयर कंट्रीब्यूशन, तो बैकवर्ड ही होगा। द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज लो, जो हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल था। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मेन होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन, जिस रेट से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रेट बड़ा लो होता। क्यों? बिकॉज जमींदारी सिस्टम, हमारे यहां ब्रिटिशर्स ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रखा था? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था बच्चों? जमींदारी सिस्टम में एक ट्रायंगुलर रिलेशन था। कैसा रिलेशन? एक ट्रायंगुलर रिलेशन था। ट्रायंगुलर रिलेशन मतलब कि यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यहां पे जमींदार है और यहां पे फार्मर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज करती है रेंट जमींदार से, जमींदार चार्ज करते हैं फार्मर्स से। जमींदार्स को 2 बातें ध्यान देनी थी, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेंट देना था, प्लस उन्हें अपनी एफ्लुएंट लाइफ, अपनी शान और शौकत वाली जिंदगी चलाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए था। तो फाइनली एक्सप्लॉइटेशन किसका हुआ? फार्मर्स का। दैट्स व्हाई वी शुड से कि फार्मर तो ज्यादा लगे हुए हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग तो 72% है मगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 50%। वाई? बिकॉज टोटली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है थ्रू जमींदारी सिस्टम। दैट्स वी सेड। अनदर फीचर इज ब्लिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लिक मीन नॉमिनल, नाम के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था, मतलब कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था हमारे यहां। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज वर्ल्ड वाइड फेमस। अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंस से पहले तो हमारा जो
इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, हाथ से जो सामान बनता है, वुड वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट वॉज वर्ल्ड वाइड फेमस, क्वालिटी, वैरायटी। ब्रिटिशर्स को ये बात बड़ी परेशान करती थी कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसकी डिमांड है। तो दे हैव डिस्ट्रॉयड अवर इंडियन हैंडीक्राफ्ट। हाउ? दे हैव डिस्ट्रॉयड विद अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टमैटिक पॉलिसी। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टमैटिक पॉलिसी क्या थी? डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टमैटिक पॉलिसी क्या थी? इस पॉलिसी के अंडर उन लोगों ने क्या करा, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, उनको एक्सपोर्ट कर दिया ब्रिटेन। यहां से ले गए, ब्रिटेन ले गए विदाउट टैक्स। क्यों? क्योंकि जब बॉर्डर क्रॉस होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जब भी कोई कमोडिटीज एंटर करती हैं तो टैक्स लगता है। टैक्स लगने से कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। अगर इंडियन कमोडिटीज, प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, इनका प्राइस ब्रिटेन में बढ़ता तो ब्रिटेन वाले नहीं खरीदते, तो उन्होंने क्या करा, टैक्स फ्री कर दिया। मतलब कि ब्रिटेन में वो चीजें सस्ती बिक रही हैं। ब्रिटिशर्स हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट, हमारे रॉ मटेरियल का ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और ये यहां से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल यूज करके जो ब्रिटेन की फैक्ट्री में गुड्स बनते थे, फिनिश गुड्स, जब इंडिया आते थे तो उसे टैक्स फ्री कर दिया। मतलब कि इंडिया वालों के लिए वो सस्ता है, तो अब इंडिया वाले वो हैंडीक्राफ्ट की महंगी कमोडिटीज खरीदेंगे, ये ब्रिटेन की फैक्ट्रियों की सस्ती? ऑब्वियसली सर, ब्रिटेन की खरीदेंगे। तो इसलिए क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सिस्टमेटिक पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सो दे हैव अडॉप्टेड अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, और यहां पे मैं वर्ड ऐड कर देता हूं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ सिस्टमेटिक पॉलिसी। और उस पॉलिसी के अंडर क्या हुआ, ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो इंडिया में मार्केट में बिकने लग गए और हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल सारा एक्सप्लॉइट होके चला गया। हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम बात करें, फॉर द कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट वर टोटली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। हम लोग पूरी तरीके से ब्रिटेन पे डिपेंडेंट थे। वो अगले पेज पे चला गया, हमने यही लिख लिया, कोई बात नहीं सर। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। कमिंग ओवर टू दी नेक्स्ट फीचर्स। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस विद कपूर सर। सो द फीचर नंबर 5 सेड हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। मतलब कि हमारी कंट्री इंपोर्ट्स पे हैवीली डिपेंडेंट था। हम ऑलमोस्ट कमोडिटीज जो थे वो इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे को क्या करती थी, डिपेंडेंट बनाए रखती थी, हमें अपने ऊपर निर्भर रखती थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अवर कंट्री वॉज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट। स्पेसिफिकली किस चीज के लिए? मशीनरी, इक्विपमेंट, जितने भी मशीन्स हैं, औजार हैं, टूल्स हैं, सब हम डिपेंड थे। इंडिया वॉज टोटली डिपेंडेंट फॉर डिफेंस गुड्स। कौन सी गुड्स के लिए हम लोग डिपेंडेंट थे? डिफेंस गुड्स, एज वेल एज सेवरल कंज्यूमर गुड्स। मतलब हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी बाहर से मंगाते थे और डिफेंस गुड्स भी। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है, यू कैन एक्सप्लॉइट देम मच एंड मोर। आप उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और यही ब्रिटिशर्स ने करा। हमें अपने ऊपर डिपेंड कर लिया, कंज्यूमर गुड्स के लिए भी और प्रोड्यूसर गुड्स के लिए भी। हम लोग कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन, मेडिसिन, कैरोसिन ऑयल, बाइसिकल, ऑलमोस्ट चीजें कहां से मंगा रहे हैं? ब्रिटेन से। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट शोज दैट कंट्री प्रोडक्शन वाज नेग्लिजिबल। हमारा जो प्रोडक्शन था वो नेग्लिजिबल था, बिल्कुल निग्लेक्टेड था, नाम के बराबर था। और मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, हमारा ज्यादा से ज्यादा खर्चा किस पे जाता था? इंपोर्ट पे। एंड सिंपली दिस इज व्हाट? दिस इज आउटफ्लो ऑफ वेल्थ। हमारी वेल्थ कहां जा रही है? बाहर जा रही है, आउटफ्लो हो रही है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बाहर की गुड्स पे हो रहा है। सिंपल सी बात है। अब है लिमिटेड अर्बनाइजेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी मेजरली पॉपुलेशन कहां रहती थी? विलेजेस में। 1948 में 14% पॉपुलेशन विलेज में थी, 14% अर्बन एरियाज में थी, शहरों में थी, और 86% जो थे वो विलेजेस में थे। अब अर्बनाइजेशन ना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, दे डू नॉट वांट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू द इंडियन सिटीजन।
नहीं चाहते थे कि वो डेवलपमेंट होए, फैसिलिटीज होए। क्यों? जहां अब अर्बनाइजेशन होने लग जाता है वहां पे फैसिलिटीज की डिमांड होती है। लाइक वी आर लिविंग इन अ सिटी, वी नीड मोर एंड मोर फैसिलिटीज। सो ये प्रॉब्लम थी कि फैसिलिटीज देनी पड़ती, डेवलपमेंट करना पड़ता अगर अर्बनाइजेशन होता है, एंड दे डू नॉट वांट दैट। ड्यू टू लैक ऑफ अर्बनाइजेशन पीपल वर बाउंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओनली इन एग्रीकल्चर। अर्बनाइजेशन था नहीं, शहर थे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को कहां पे मजबूरन रहना पड़ता था, एग्रीकल्चर में ही लगे रहना पड़ता था, और जिसकी वजह से लेवल ऑफ पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। क्योंकि अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर 72% वर इन्वॉल्व, बट 50% वॉज द जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे पॉवर्टी का स्टेज ज्यादा था। एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडियोस से बने रहिए। अब शुरुआत से आप लोगों को अपने कोर्स की सारी वीडियोस मिलती जाएंगी। अभी तक हमारा फोकस था एग्जाम पर, अब हमारा फोकस है आने वाले एग्जाम्स पर। तो अब जो बच्चे 2022-23 सेशन की तैयारी कर रहे हैं, दे विल गेट ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स वन बाय वन। कीप वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्लोजिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, like the videos and be in touch. Goodbye, take care.